नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 370 को आज से करीब 4 साल पहले हटा दिया गया था कश्मीर से, और जिसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पूरी तरह से इंडिया का पार्ट बन गया था। ये न्यूज़ तो आप लोगों ने बिल्कुल ज़रूर से सुनी होगी। पर इस चीज़ को चैलेंज किया जा रहा है आज के टाइम पे कोर्ट में, और इसकी सुनवाई जो है 11 जुलाई से होने वाली है, यानी कि 11 जुलाई 2023। आज से करीब 4 साल पहले ये जो आर्टिकल है हटाया गया था, और 4 साल बाद इस चीज़ की सुनवाई कोर्ट में होने वाली है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इस चीज़ को कोर्ट में क्यों ले आया जा रहा है? एक आर्टिकल था जो कि सरकार ने हटा दिया। ओवरऑल ये जो आर्टिकल था वो एक टेम्परेरी क्लॉज़ था जिसको एक ना एक दिन हटना ही था। तो इसको हटा दिया गया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ओवरऑल इसको कोर्ट में क्यों चैलेंज किया जा रहा है? और कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम इसकी सुनवाई करेंगे। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इस चीज़ की जो सुनवाई है वो उस टाइम पे भी की गई थी। उस टाइम पे इसको 2020 के टाइम पे इसको किया गया था। जो जस्टिस एन वी रमना उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे, तो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठा ली थी 5 जजेस की, जिसके बाद से इस चीज़ की सुनवाई स्टार्ट कर दी गई थी। पर उस टाइम पे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रेस करके आ रही थी कि जो ये बेंच है 5 जजेस की है, क्या इसके जो नंबर है इसको बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि क्या इसका नंबर जो है 7 जज या फिर 9 जजेस की बेंच को इस चीज़ का डिसीजन लेना चाहिए? क्योंकि ओवरऑल जो ये मैटर है ये कोई छोटा मैटर नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि नहीं, इसकी जो सुनवाई है वो 5 जज ही करेंगे। पर 2020 के बाद से, यानी कि 2020 के बाद से इस चीज़ की सुनवाई बिल्कुल हुई ही नहीं है। एन वी रमानन के बाद यू ललित आए, उसके बाद फिर आज के टाइम पे डी वाई चंद्रचूड़, ये जो है इनको इस चीज़ में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। तो इन्होंने इसको इन्होंने कहा चलो आज इस मैटर को देखते हैं। तो इन्होंने ये जो है इस मैटर को लेके बैठ गए। अब इसकी जो सुनवाई है वो होगी 11 जुलाई से, ठीक है। ये जो मैं देखो बेसिकली बता दूं, बात है 2019 की। आप लोगों को शायद पता होगा 5 अगस्त 2019 में इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह से लाया था, ताकि जो आर्टिकल को हटाया गया था। उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे वो थे ये, इनका नाम है शरद बोबड़े। तो उस टाइम पे ये जो है ये चीफ जस्टिस थे। इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था कि हाँ, मतलब कोर्ट में सुनवाई की थी, पर उसके बाद से इस चीज़ के ऊपर किसी ने भी नज़र नहीं डाली। तो अब डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ये जो चीज़ है बहुत ही सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, तो इस चीज़ को आज फाइनलाइज करते हैं। तो इसको जो है 11 जुलाई से इसका देखा जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाना कोई आसान काम नहीं था। इसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स लिए हैं, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके कारण इस चीज़ को आज के टाइम पे कोर्ट में चैलेंज भी किया जा रहा है। देखिए, आप लोग खुद ही सोचिए, जिस आर्टिकल को 1958 से लेके अब तक लगे हुए थे, तो एक ही झटके में रातों रात इन चीज़ों को हटाना अपने आप में ही कितना ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहा होगा। क्योंकि आर्टिकल 370 को बिना कश्मीर की एग्रीमेंट से इस चीज़ को वहाँ पे हटाया ही नहीं जा सकता है। ये चीज़ जो है ये एक तरह से रूल्स हैं यहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है। तो ओवरऑल इस चीज़ को कैसे हटा दिया गया, ओवरऑल इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसमें जानेंगे कि इसको कोर्ट में क्यों चैलेंज किया जा रहा है और ये किस हद तक वैलिड पॉइंट्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आप लोगों को एक नया एस्पेक्ट देखने को मिलेगा सरकार का, और किस तरह से ग्राउंड लेवल पे चीज़ें काम करती हैं। और मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि एज अ इंडियन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जो ये आर्टिकल 370 है इसको दोबारा से लगा देना चाहिए या फिर इसको हटाना एक गलत डिसीजन है। मैं कहूँगा ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे जो है कश्मीरी लोग और इंडियन लोग, मतलब कि जो कश्मीर में लोग रहते हैं और जो मेनलैंड इंडिया में जो लोग रहते हैं, इन लोगों के बीच में बहुत एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, और ये आपस में बहुत ज़्यादा एक कोरिलेशन से रह पाएंगे। ओवरऑल ये जो वन कंट्री का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है इस आर्टिकल के हटने से तैयार हुआ है। ओवरऑल अब ये पूरा का पूरा एक वन कंट्री है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये जो दोबारा से इम्प्लीमेंट हो या ऐसा कुछ हो। तो मैं आप लोग बता दूं, मैं यहाँ पे इस चीज़ को एक नॉन बायस्ड होकर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि महाराजा हरी सिंह से ये जो चीज़ें ये चली आ रही है 1958 से, कि ये एक आर्टिकल 370 और 35A जो है वो लगे हुए थे। और हालांकि ये एक टेम्परेरी क्लॉज था, यानी कि इसको एक न एक दिन हटना ही था, ठीक है। उस टाइम के लिए लगा दिया गया था इसको, और जो अब तक लगा हुआ आ रहा था, ये चीज़ तो आप लोगों को मोस्ट लोगों को पता होगी। देखिए, अब हम इन आर्टिकल 370 में दिए जाने वाले राइट्स की बात करते हैं। इनके पास क्या राइट्स था? इनके पास राइट था कि ये अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। ये लोग अपना जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग हो गया, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो इनको नहीं करना है। ये लोग अपना जो है कश्मीर का एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। दूसरा, ये लोग अपना एक नेशनल एनवेलप जो है वो बना सकते हैं खुद का, जैसे अपना अशोका है, ठीक है। जो 4 टाइगर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एक साइड अगर आप देखेंगे तो 3 देखने को मिलते हैं। तो इन लोगों का क्या था, ये लोग अपना खुद बना सकते थे,
ठीक है। और इनके पास और क्या राइट था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था इनके ऊपर, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी चीज़ इनके ऊपर एक्ट नहीं होती थी। और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कम इंटरफेरेंस था इंडियन गवर्नमेंट का कश्मीर के ऊपर। ये जो है ये देती थी, ये जो आर्टिकल है 370 इन लोगों को ये इतनी छूट दे दी थी। तो ये जो है ये बात करते हैं 370 की। अब देखो, अब जो प्रेसिडेंट का रूल है ये मैं आप लोगों को थोड़ा मतलब बाद में बताऊंगा, उससे पहले आप लोग आर्टिकल 35A भी समझ लीजिए, क्योंकि इन दोनों का जो नाम है वो साथ में ही लिया जाता है, क्योंकि साथ ही में दोनों को हटाया भी गया था। तो पहले ये समझते हैं, उसके बाद जो प्रेसिडेंट्स के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो ये आर्टिकल 35A है ये मेनली बात करता है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि आप लोग वहाँ पे जाके ज़मीन ले सकते हैं, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी हुआ था 2019 में कि हाँ आप वहाँ पे जाके ज़मीन ले सकते हैं। तो वो जो है वो आर्टिकल 35A के तहत ही इस चीज़ को हटा दिया गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए थे। देखिए, मेनली प्रेसिडेंट ने एक तरह से 5 अगस्त 2019 में एक चीज़ पास की थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019। अब देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के पास होते ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरी तरह से इनैक्ट हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। यानी कि जो इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था वो वहीं के वहीं एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पे कौन सा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे इनैक्ट कर दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑर्डर के पास होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019, जिसको एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर भी कहा जाता है। तो इसके पास होते ही ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग फॉलो करने लगते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है कि ये इनकी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है। देखिए, ये जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिस असेंबली ने इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जैसे हमारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, तो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो इन लोगों का जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इसको रिप्लेस कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब बेसिकली जो ऑर्डर को पास करने के लिए, देखिए मैं आप लोग बता दूं, बिना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रिकमेंडेशन के आर्टिकल 370 और 35A बिल्कुल हटाया ही नहीं जा सकता था। यानी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं चाहे तब तक इस आर्टिकल को हटाया नहीं जा सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किससे बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी जो कश्मीर के जो लोग थे उनसे। तो जब तक वो लोग ना चाहें तब तक इस आर्टिकल को हटाया नहीं सकता। पर उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हम लोगों ने एक नया अमेंडमेंट कर दी, जिसके चलते जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो बना दी गई लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मतलब हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज कर दिया कि जो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको हम कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ था प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो नहीं होती है, यानी कि उसकी जो सारी पावर्स होती हैं वो आ जाती हैं होम मिनिस्ट्री के पास, ठीक है। अब होम मिनिस्ट्री एक तरह से, अब देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पावर कहाँ आ गई? लेजिस्लेटिव असेंबली। हम लोगों ने क्या कर दिया? अमेंडमेंट कर दी। अब वहाँ पे लगा था प्रेसिडेंट रूल, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर कहाँ आ गई? होम मिनिस्ट्री पे। और होम मिनिस्टर कौन थे? अमित शाह। तो वहीं पे अमित शाह ने तुरंत की तुरंत एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और कहा कि आज से आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से। उसी टाइम पे यानी कि 5 अगस्त को ही ये जो है आर्टिकल 370 जो है वो हट जाता है जम्मू एंड कश्मीर से। ये पूरा पूरा प्रोसीजर जो था वो फॉलो किया गया था रामनाथ कोविंद जी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए, मैं यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एट द एंड जो इंडिया को रिप्रेजेंट वर्ल्ड लेवल पे यही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट होती है, तो इसीलिए इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इनके बिना साइन के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, तो मैं इनका ही नाम लूंगा। बेसिकली इसमें पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ, तो इसीलिए पर मैं नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लूंगा यहाँ पे। अब देखिए, जैसे ही आर्टिकल 370 हटता है तो वहाँ पे क्या होता है, उनका जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उनका नेशनल एंथम बिल्कुल खत्म हो जाता है। ड्यूअल सिटीजनशिप उन लोगों को मतलब एक तरह से ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती थी, कश्मीर की सिटीजनशिप भी मिलती थी और इंडिया की सिटीजनशिप भी मिलती थी। उनके पास ये प्रिविलेज था कि वो 2 सिटीजनशिप ले सकते हैं। पर जैसे ये आर्टिकल हटता है वहाँ से तो उनके पास सिर्फ एक सिटीजनशिप रह जाती है, वो है इंडिया की सिटीजनशिप। दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो इंडिया के जो रूल्स थे, इंडिया का रूल कौन सा था, मतलब एक तरह से जो फंडामेंटल राइट जो हर एक इंडियन के पास है तो वो उन्हें मिल जाते हैं। जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं, देखिए क्रिमिनल लॉ की बात यह है कि जो कुछ जो स्पेशल स्टेट्स हैं इनके पास एक क्रिमिनल लॉ का एक प्रोसीजर होता है कि इनके जो अलग ही एक तरह से रिचुअल्स होते हैं। तो अगर हम लोग अपने यहाँ की मतलब उसमें देखें तो ये जो है ये क्रिमिनल है, क्राइम है, जैसे किसी को मारना या फिर ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमारे यहाँ पे क्राइम है। पर इन लोगों को ये एक बेनिफिट मिलता है कि इन लोगों के यहाँ इसको क्राइम नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ को भी हटा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद, ठीक है। और उसके बाद जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि हम लोगों को मिलता है, हम लोग किसी की भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, ठीक है, तो वो इन लोगों को मिल जाता है। राइट टू एजुकेशन, ये जितने भी एक्ट हैं वो सारे के सारे पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्ट हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पे 5 अगस्त 2019 के बाद से। और उसके बाद से जो ये जम्मू एंड कश्मीर है इसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 यूनियन टेरिटरीज में।
जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जिसके बाद से 29 स्टेट के अलावा फिर 28 स्टेट्स ही रह जाती हैं, क्योंकि ये पूरी एक स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको डिवाइड करके 2 यूटी बना दी जाती हैं। तो एट द एंड 28 स्टेट्स रह जाती हैं, ठीक है। और जितने भी जो यूटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर दिए जाते हैं, यानी कि जो गवर्नर है, गवर्नर की जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाता है, और जितने भी जो यूटी के जो लॉ एंड ऑर्डर पूरा का पूरा यहाँ पे फॉलो कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई बात की ओवरऑल जो 370 हटने के बाद क्या हुआ और 370 किस तरह से हटाया गया। अब एट द एंड प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अब देखिए प्रॉब्लम के लिए मैंने ये पूरा पेज रखा हुआ है, तो देखिए प्रॉब्लम की बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है ना, एक सेकेंड मैं यहाँ पे पेन ले लूँगा। जिस तरह से अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, अमेंडमेंट करने का क्या रूल है। अमेंडमेंट करने का रूल है कि आप लोगों को एक बिल जो है बिल पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो अमेंडमेंट की गई थी, अमेंडमेंट कौन सी वाली, अमेंडमेंट वो वाली जहाँ पे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट मान लिया था। तो वो जो है वो एक अमेंडमेंट थी, तो उसको करने के लिए पूरा एक जो है बिल पार्लियामेंट में पास होना चाहिए था, वो बिल पास ही नहीं हुआ था। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये बिल वहाँ पे पास नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने साइन करके दे दिया और हो गया काम। पहली एक ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है क्या, दूसरा चैलेंज है ये कि जो एक तरह से आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 3 के अनुसार कि अगर कोई भी स्टेट है या यूटी है, अगर आप लोगों को उसका एक स्टेटस चेंज करना है या उसकी जो बॉर्डर है उसको चेंज करना है, कुछ भी आप लोगों को चेंज करना है, तो एक बिल आपको पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। जिसके बाद जब वो बिल पास होगा तो उसी के बाद जो वो स्टेट है उसको एक तरह से ये दर्जा मिलेगा कि हाँ अभी अब से यूटी है या ये स्टेट है। और साथ ही साथ आप लोगों को उस यूटी और उस स्टेट की कंसर्न भी लेनी पड़ेगी, वहाँ पे भी आपको एक बिल पास करवाना पड़ेगा। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे इस टाइम पे नहीं हुआ। दूसरी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन करके दे दिया और हो गया काम। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के लोगों से इस चीज़ को नहीं पूछा गया था, मतलब कि जो लोगों की परमिशन नहीं ली गई थी, लोगों से नहीं पूछा गया था, उनकी मंजूरी नहीं थी। तो ये है हो गई तीसरी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम क्या है, चौथी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे लगाया हुआ था प्रेसिडेंट रूल, और प्रेसिडेंट रूल का गलत यूज़ करके ये सीधा का सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर डाल दिया गया और वहाँ पे अमित शाह जी ने तुरंत पास करके दे दिया। तो ये जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये देखने को मिलती हैं जो कि आप लोगों ने देखी होगी कि हाँ ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहूँगा कि ये एक तरह से मिसकंसेप्शन है या किसी भी अदर पार्टी का कुछ है इन्फ्लुएंस है। ये देखिए ये आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कोई भी अगर आपको अमेंडमेंट करानी है तो आपको बिल कहीं ना कहीं पास करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, तो उस चीज़ को नहीं कराया गया था। ये चीज़ एक ही रातों रात हो गई, या फिर मैं आपको कहूँगा 2-3 दिन में हो गई, पर ये ऐसा ही हुआ। इस चीज़ की भनक किसी को भी नहीं लगी। तो एट द एंड मैं कहूँगा कि जो ये स्टेप्स जो लिए गए हैं, ये स्टेप्स मैं कहूँगा एक तरह से गलत होंगे, पर एट द एंड जो काम हुआ है वो बहुत सही है। और ऐसी चीज़ों को लेने के लिए कुछ फाइनल स्टेप्स ही लेने पड़ते हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है एट द एंड, कि आप लोग किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं इन चीज़ों से, और आप लोग क्या चाहते हैं कि एट द एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ आने वाला है कि दोबारा से ये 370 लगेगा या ऐसा कुछ होगा। तो आप लोगों का क्या मानना है गवर्नमेंट को लेके, और ये जो नए जो इन लोगों ने ये रूल्स फॉलो नहीं किए हैं इनको लेके, और एट द एंड आपके मन में जो कुछ भी चल रहा हो इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जनरली अगर आपका जो ओपिनियन है मुझे अच्छा लगा या कुछ भी हो तो मैं पिन कर दूंगा, लाइक कर दूंगा आपकी कमेंट को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।